आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 28 फरवरी का दिन यानी महीना खत्म हो रहा है और 28 फरवरी को शेयर मार्केट लहूलुहान हो गया और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी झटका लगा है। आपको बताएं कि शुक्रवार को यानी आज शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1414 अंक और निफ्टी 420 अंक टूटकर बंद हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड गिरावट है और ये 28 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 5 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है, जिसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आपको बताएं कि जो निफ्टी 50 है वो अपने जो उच्चतम स्तर है उसे 16% गिर गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट दर्ज की गई है। यानी आप बात करें तो बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पाक के 30 शेयरों में से 29 शेयर लाल निशान पर थे, यानी घाटा लगातार होता आ रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं और जो जिस हिसाब से शेयर बाजार लहूलुहान हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको बताएं कि जिस तरीके से शेयर मार्केट को लेकर के पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे 2024 में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रिजल्ट आते ही आप देखिएगा कि मार्केट एक हफ्ते के अंदर कितना ऊपर चला जाएगा, कि आप लोगों के जो टीवी और जितना आपका एनालिसिस है ना वो कर नहीं पाएंगे, इतनी तेजी से मार्केट ऊपर जाएगा। जिसका बहुत राजनीतिक विरोध भी हुआ था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मार्केट संभल नहीं रहा है। क्या वजहें हैं, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ ही हम बातचीत करेंगे ताकि लोगों को समझा पाए। हमारे साथ है सीए योगेश बिरला, जो डायरेक्टर हैं बिरला डब्ल्यूपी मैनेजमेंट कंपनी के। थैंक यू बिरला साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो आज का दिन तो मार्केट के लिए बहुत खराब है। सब यही कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया और लगातार जो पैसे लग रहा था कि चलिए आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, लेकिन बद से बदतर की स्थिति होती जा रही है। 5 महीने से मार्केट बढ़ा नहीं है। योगेश जी। एकदम सही बात है। देखिए, 5 महीने से मार्केट नहीं बढ़ा है और क्यों नहीं बढ़ा है और क्यों घटते जा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं इक्विटी मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ 1992 से। अराउंड 33 years विल बी कंप्लीटेड दिस ईयर। मार्केट दो बड़े पिलर है मार्केट को चलाने के लिए। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज सेंटिमेंटल। तो इंडिया जिस इकोनॉमिकल सेगमेंट में, जिस इकोनॉमी सेगमेंट में इंडिया है, उसमें हम फंडामेंटल तो स्ट्रांग है ही है, फंडामेंटल पे हम काम कर ही रहे हैं। बट चूंकि आपने देखा होगा पिछले 3 वर्षों में नए निवेशक, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हैं। बहुत सारे डीमेट अकाउंट, रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट खुले हैं। ये सारे लोग अभी तक फंडामेंटली मार्केट क्या है, फंडामेंटली मार्केट को कैसे जज करना चाहिए, उस थ्योरी में अभी तक पूरे फिट नहीं। और ये सेंटिमेंटल ड्रिवन है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि फंडामेंटल्स किसी चीज के बड़े स्ट्रांग हो, बट जब कोई बड़े प्लेयर्स वेदर इन अ ग्रुप और विद अ स्ट्रेटेजी दे आर वर्किंग कि यस, व्हाट वी हैव टू गेन, व्हाट वी हैव टू लूज, ऑल इट डिपेंड्स ऑन हु आर आवर इन्वेस्टर्स। आज की डेट में एक छोटी सी खबर आती है और रिटेल निवेशक जब उसको टीवी पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब देखता है, उसको लगता है अरे ये तो बड़ा खराब हो गया। अमेरिका में ये हो गया मतलब इंडिया में ये हो जाएगा, यूरोप में ये हो गया मतलब इंडिया में ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स आर देयर, बट वी हैव टू जज इंडियन मार्केट विद लोकल फैक्टर्स इवन, कि हम किस इकोनॉमी में बैठे हैं। कंटिन्यू मार्केट गिरे जा रहा है, क्या ये गिरते गिरते वापस पाताल में पहुंच जाएगा, इंडेक्स जीरो हो जाएगा, या इसका गिरना कहीं रुकेगा और वापस वहां से एक नई गति पकड़ेगा। तो इसको हम बड़े डिटेल्ड एनालिसिस, एनालिटिकल व्यू में जा सकते हैं, बट यस, ऑन वेरी की पॉइंट्स, जैसे जैसे आप एक परिप्रेक्ष्य में इसको डालते जाएंगे, आई विल बी एबल टू गो एड। जी बिल्कुल। तो आप सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि ये तो आपने बताया एक मतलब कि ऑन द फेस ऑफ इट ये लग रहा है फंडामेंटली हम कुछ ऐसा बहुत ज्यादा गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण, एक कारण जिसको लेकर के मार्केट इतना गिर गया, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो रोज इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत डीमोरलाइज्ड हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट छोड़ करके सोना खरीद रहे हैं कि ये चलिए कम से कम स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। ट्रम्प साहब के आने के बाद जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है
उन्होंने टैरिफ बढ़ाने शुरू कर दिए, इस वजह से भी मार्केट काफी अनस्टेबल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी वजह क्या है जिसको लेकर के ये हर रोज लगातार मार्केट गिर रहा है? मैं अगेन फंडामेंटल और सेंटिमेंटल दोनों को डिस्टिंग्विश करूंगा। तो फंडामेंटली तो बहुत सारी वजह है। सेंटिमेंटल सबसे बड़ी जो वजह है मार्केट के गिरने की और लोगों को डिसअपॉइंट होने की, उन्होंने पिछले 1.5 या 2 साल में मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली है। क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 साल में बेंचमार्क से बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हैं। जो लोग फिक्स डिपॉजिट 7% में करवाते थे, उनको एक ही वर्ष में 60 से 70% का गेन मिल गया। अब उन रिटेल निवेशकों की वो आदत पड़ चुकी है कि वो मार्केट को उसी बेंचमार्क से तोलते हैं, राइट? अब हम फंडामेंटल की साइड अगर आए तो मार्केट क्यों गिर रहा है? इसके ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट के लोकल के बजाय ग्लोबल इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं इंडियन मार्केट में। आप अमेरिका को देखेंगे, ट्रम्प की नीतियों को देखेंगे, या विश्व में चल रहे कुछ युद्ध और इन सारी चीजों को जब देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इंडिया इटसेल्फ इट्स ए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। हम कंज्यूमर इकोनॉमी भी, हम प्रोड्यूसर इकोनॉमी भी, हमारा इक्विलिब्रियम बड़ा अच्छा है। बट कहीं ना कहीं वैश्विक मुद्रा जो वर्ल्ड ओवर जो इकोनॉमिक सारी बातें चल रही है, उनमें कहीं ना कहीं हम डॉलर से इम्पैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऑयल इकोनॉमी से इम्पैक्ट होते हैं। तो आज अगर ट्रम्प साहब या अमेरिकन सरकार कोई चीज पे टैरिफ लगाती है, ऑफ कोर्स अभी तक वो नहीं लग रहा था और अब अचानक से वो लगेगा, तो इंडस्ट्री वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आने वाला सिनेरियो जो है इंडस्ट्री का काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज, जब बैंकिंग नीतियों को हम देखेंगे तो उनमें पाएंगे कि जो इजी लीवरेजिंग थी बहुत सारी कंपनियों की, और पिछले 2-3 वर्षों में जो कंपनियों को आदत पड़ चुकी थी कि और लोन लें, फिर मार्केट से इक्विटी रेज कर लें, फिर कंपनी को सर्वाइव करवाएं, अब वो सिनेरियो बहुत इजी नहीं रह गया है। सो these are basically global factors which are affecting India per se local. ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं, और एक आपने फंडामेंटल और सेंटिमेंटल दोनों बातें बताई हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर है, वो एफएमसीजी सेक्टर, जो दोनों सेक्टर्स में है, उसमें 20% से भी ज्यादा की गिरावट है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 20% तो बहुत होता है सर। नहीं, बहुत होता है बिल्कुल। इसमें देखिए कि ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी, आपने एकदम दोनों सही सेक्टर चूज करे हैं। एफएमसीजी मतलब हमारे रोज की जरूरत की चीज है, एंड ऑटो इज लग्जरी। सो देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी हम जिस ट्रेजेक्टरी पे खड़े हैं, इंडिया जिस जगह खड़ा है, उस जगह पे आज की डेट में जो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस चल रहा है कि गरीब एक लेवल पे है और अमीर होता जा रहा है, दोनों के बीच में कोई गैप बढ़ रहा है। वो गैप बढ़ने में आप देखेंगे एफएमसीजी तो मस्ट है कि रोज का हमको खाना पीना ये सब करना ही है। उनके शेयर्स अपनी एक चाल से चलेंगे और जो ओवर वैल्यूड हाई पी हो गए थे वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो मार्केट एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज है कि जब तेजी चलती है तो उस टाइम कोई भी उसके फंडामेंटल नहीं देखता है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि आज मैंने ये शेयर खरीदा, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ये भाव आ जाएंगे, मैं वहां पे निकल जाऊंगा। उस टाइम वो कभी भी उस स्टॉक का एनालिसिस नहीं करता है, उस स्टॉक के उन चरण को नहीं देखता है, उन एस्पेक्ट्स को नहीं देखता है कि किन के बेस पे ये बढ़ना चाहिए या किन के बेस पे ये नहीं बढ़ेगा तो मैं क्या कर लूंगा। क्योंकि we all are in the finance market, whether it is equity market, it is gold, it is bullion, it is real estate, all are part and parcel of the same basket, right? But especially in the equity market, कि यहाँ परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस इन द मार्केट, जिसको हम पी कह सकते हैं, जिसको ईपीएस कह सकते हैं। हम अलग अलग क्राइटेरिया में उसको जज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इंडियन मार्केट इतने ओवर वैल्यूड हो गए थे कि हर व्यक्ति को ये पड़ी थी, वो कभी भी फंडामेंटल नहीं देख रहा था कि इसका पी रेशियो 40 चल रहा है या 142 चल रहा है। उसको भाव से मतलब था कि आज ये शेयर 2000 का है, कल 2100 हो रहा है, परसों 2400 हो रहा है और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अब जब मार्केट में वो सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हुए तो फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा जोरदार होने लग गया। आप देखेंगे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे या गूगल यूनिवर्सिटी पे सब जगह पे ज्ञान आ रहा है कि मार्केट इतना ओवर वैल्यूड था, अभी अंडर वैल्यूएशन आ गया है। मैं सबको ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6 महीने पहले ये ज्ञान कहाँ गया था? ज्ञान हमेशा था, बट चूंकि ये वो फास्ट ट्रेन है कि जो चलती है तब तक आदमी को नहीं लगता है कि ये कभी रुकेगी भी। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया। एग्जैक्टली देखिए, शेयर मार्केट बना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। जैसे चाहे म्यूचुअल फंड हो गए, चाहे सीएजीआर हो गई, जब अपनी आईआरआर हम नापते हैं कि 25 साल में इंडेक्स क्या था, तो 25 साल या 20 साल का जो टेन्योर है उसमें सबसे जरूरी एक चीज है, द मस्ट थिंग, आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक पॉइंट पे मैंने एग्जिट ले लिया,
5 साल का गैप दे दिया और फिर मैं वापस मार्केट में आया, तो आपको वो CAGR, वो IRR, वो ROI 25 साल की मिलेगी नहीं। क्या पता उन 5 वर्षों में ही आपका जो शेयर आपने बेचा था वो बढ़ के डबल हो गया, और जब वापस आप एंट्री कर रहे हैं आप उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इंडियन मार्केट में बहुत ग्रोथ है, आने वाला टाइम भी वापस इमर्जिंग इकोनॉमी का है, बट मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरे को नहीं लगता है कि घबराने वाली कोई बात है। बिरला साहब, बहुत सारे जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो चीन में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से, अगर इंडिया की तुलना में दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू चाइना, वो भी हम देख रहे हैं। सौरभ जी की देखिए, हमारे लिए जब हम इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, स्पेशली उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं, उनके लिए अपनी पूंजी है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है, दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर कैपिटल। बट जब हम FIIs की बात करेंगे, उनके लिए इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक बाइंग और सेलिंग द कमोडिटी। वो सिर्फ इंडियन मार्केट से ना तो सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, ना उसकी ग्रोथ स्टोरी से सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं। उनके लिए आज की डेट में आज की डेट मतलब हमेशा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा है कि उनके पैसे का मैक्सिमम रिटर्न कहाँ मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि जब चाइना आज 1.5 या 2 साल पहले का हम चाइनीज मार्केट देख लें, तब इंडियन मार्केट बड़ा टेम्पटेड लग रहा था। चाइना में बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, परचेजिंग पावर वहां की कम हो रही है, वहां का जो एक्सपोर्ट था वो उसमें काफी फर्क पड़ रहा है, युआन और ये सारी चीजें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और तब इंडियन मार्केट में वो सारे आ रहे थे, और जब इंडियन मार्केट में सारे FIIs आके बाई कर रहे थे, तो चूंकि हम सेंटिमेंटल ड्रिवन ज्यादा चल रहे थे, सारे विदेशी निवेशक इंडिया आ रहे हैं, मतलब इंडिया में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और अचानक से आप देखिए, उनको लगा कि अभी चाइना इज अगेन गोइंग गुड, बिकॉज वहां पे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन था, दैट हैज चेंज द बेस, दैट हैज चेंज द फेस इवन, और इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। इंटरेस्ट रेट की जो डाइवर्सिटी थी, जो इंटरेस्ट रेट का जो कंफ्यूजन था, वो भी काफी कुछ क्लियर हुआ। थर्ड थिंग, 20 नवंबर को जब ट्रम्प सरकार आ गई, उसके बाद चाइना के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अभी कुछ कुछ नेगेटिव नहीं किया है। जितनी आशा थी कि it will be very negative for China if Trump comes, but it has not happened. So maybe there is some undercooking that investors, especially foreign investors, had dig out something good, that yes, we feel China is more safe for short term and India is safer for long term. बट चूंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा ट्रेडर के रूप में आते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना कि शॉर्ट टर्म में है। और शॉर्ट टर्म में यस, दे आर मिंटिंग गुड मनी इन चाइना अगेन फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। चाइना विल बी बीटिंग रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इंडिया। अब देख रहा था कि सर 30 सितंबर 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो लिस्टेड कंपनी थी, उनकी मार्केट कैप 474 करोड़ थी, जो आज 384 करोड़ रह गई है। यानी 5 महीनों में निवेशकों ने अपनी वेल्थ जो है 90 लाख करोड़ घटाई, यानी उन्हें 90 लाख करोड़ का घाटा है। मतलब सुनता है आदमी तो अभी सब हम लोग बात कह रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं, तो इसको लेके भी लोगों में तो वो एक सेंटिमेंटल जो आप कारण बोल रहे हैं वो तो आएगा ही। इतना नुकसान हो गया है कि अब बहुत डीमोरलाइज भी हो गए हैं इन्वेस्टर। बहुत जो हम लोग रोजमर्रा जी मिलते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके सोचते हैं चलिए नौकरी कर रहे हैं, साथ में थोड़ी सी और इनकम हो जाएगी, स्टॉक मार्केट से थोड़ा पैसा कमा लेंगे, जिंदगी चल जाएगी, कि EMI निकल जाएगी, वो तो बिल्कुल उदास और हताश बैठे हुए हैं इस समय। एकदम सही कहा सौरभ जी आपने। मार्केट कैप बहुत कम हुआ है, और मोर देन 30 to 35% ओवरऑल अपने लेंगे तो कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना घटा है। अब जहां तक नुकसान की बात है कि नुकसान हो गया, मैं 92 से जब इक्विटी मार्केट में हूं, मैं एक ही चीज समझता हूं कि यदि आपने नुकसान बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया और मोर्चे से हट गए, यस आपको लॉस हो गया। पर यदि आप उस नोशनल लॉस को बुक्स में रखते हैं, माल आप बेच नहीं रहे हैं और घाटे में निकाल नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने स्टॉक्स पे पूरा विश्वास है। आज की डेट में क्या होता है, मैक्सिमम लोग बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे फेक ट्रेनर्स को देखकर इक्विटी मार्केट में घुसते हैं, और वो इनको ये दिखाते हैं कि चलिए ये शेयर, आप देखेंगे अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारी एक्सेल शीट्स, टेबल्स चलती है कि इट इज 50% डाउन फ्रॉम द पीक, इट इज 60% डाउन फ्रॉम द पीक, मतलब 52 वीक हाई से, लाइफ हाई से 50% डाउन है। ये जजमेंट करके लोग फटाक से, अच्छा लाइफ हाई से आधा हो गया, मतलब अब इसको खरीद लेना चाहिए। मैं एक रेट्रोस्पेक्टिवली एक इनको चीज पूछना चाह रहा हूँ, रिवर्स माइग्रेशन में, बैकवर्ड माइग्रेशन में, कि वो स्टॉक 10 रुपए से 100 रुपए बढ़ा है, मतलब 10 रुपए से 100 रुपए हो गया 2 साल के अंदर, मतलब 10 टाइम्स।
अब जब उसने लाइफ हाई बना लिया, वो 100 रुपए हो गया, वहां से वो 50 रुपए आ गया है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। जबकि मुझे ये लग रहा है कि ये स्टॉक 2 साल पहले 10 रुपए था, अभी 2 साल बाद वो 10 का 50 है, मुझे आज भी वो महंगा लग रहा है। मेरा निवेशकों से एक बहुत बड़ा ये निवेदन है कि कभी भी इस तरह का अधूरा ज्ञान देखकर, अधूरे ज्ञान से कंफ्यूज्ड होकर अपना मेहनत का पैसा मार्केट में नहीं डाल दें। कभी भी ये व्हाट्सएप की टेबल्स की भी इट इज 40% डाउन फ्रॉम द लाइफ हाई, इट इज 60% डाउन। लाइफ हाई क्या होता है? लाइफ हाई तो कैसे भी उस स्टॉक का एक बार बन जाता है, वो बेंचमार्किंग थोड़ी है। क्योंकि आप 1992 से जब शेयर मार्केट देखेंगे, 2000 में किसी अलग सेगमेंट का लाइफ हाई बना था, जब आईटी कंपनीज चल रही थी, उसके बाद एनबीएफसी कंपनीज आई, उसके बाद एग्रोटेक कंपनीज आई, आज की डेट में पीएसयूज चले हैं। तो कभी भी जिस स्टॉक का एक सेशन में, मतलब एक बुल रन में जो लाइफ हाई बन गया है, जरूरी नहीं है वो स्टॉक और वो सेगमेंट वापस अगले बुल रन में भी काम करेगा। आज की डेट में आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इंडिया डोमेस्टिकली, विदाउट कंसिडरिंग एनी ग्लोबल फैक्टर्स अराउंड, कौन से बिजनेसेस या कौन सी कंपनीज है जो कि डोमेस्टिकली परफॉर्म कर पा रही है। जब हम देखते हैं कि आज की डेट में सारे लोग घर बैठ के फूड डिलीवरी मंगा रहे हैं, सारे हम घर बैठ के टिकट अपनी कुछ ऐप से बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन सारी होटल्स हम चूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो ना तो ट्रम्प की टैरिफ से अफेक्टेड है क्योंकि वो डोमेस्टिकली है। इन बिजनेसेस का कहीं भी अमेरिका से या विश्व से कहीं भी लेना देना नहीं है। दे बिजनेसेस आर बिल्ट इन इंडिया एंड वर्किंग फॉर इंडिया एंड दे आर मिंटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट ओनली। तो मैं ये कहूंगा कि जो फ्लक्चुएशन का टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम में आप ये टैरिफ वॉर और ग्लोबल फैक्टर्स को एक बार थोड़ा सा इग्नोर करके उन कंपनीज में जाएं कि जो इन सारे ग्लोबल फैक्टर, इन टैरिफ वॉर या ट्रम्प की हर नई वीक में नई घोषणा से इफेक्टेड नहीं हुए। डोमेस्टिक मार्केट में काफी ऐसे बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं, वेदर यू गो टू लोकल इंफ्रा सेगमेंट, यू गो टू आईटी ऑटोमेशन सेक्टर, you go to tourism automation sector, you go to food automation sector, you go to microfinancing companies in India, you go to local railway infrastructure, small development companies in India. They are least bothered and least affected by the tariff war, by the global dollar क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंपनीज में ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए हमको, रेदर देन कि हम सिर्फ मार्केट को ऐसे जज करें कि मार्केट कैप इतना कम हो गया है, मतलब इतना हमारा लॉस हो गया है। देखिए, रेस कोर्स में बहुत सारे घोड़े होते हैं, एक रेस में अगर 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, हर घोड़ा रेस नहीं जीतता है। कोई घोड़ा रेस जीत पाता है, कोई आधी रेस तक पहुंचता है और कोई बहुत पीछे रह जाता है। द सेम थिंग इज आवर पोर्टफोलियो। सारे स्टॉक्स उसी तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टॉक लॉस भी करवाएंगे और कुछ स्टॉक इकोनॉमी के साथ और कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल के साथ रन करते हुए हमें एक फिक्स सीएजीआर देते हैं। ठीक है सर, ये तो एक बात हुई। रुपए भी, हमारा जो रुपए है, महात्मा गांधी जी जो हमारे रुपए में छपे हुए हैं, वैसे महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी तो बड़ी स्ट्रांग है, पर जो नोट है वो हमारा बड़ा कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और डॉलर बढ़ता जा रहा है। वो भी क्या एक वजह है मार्केट में जो अविश्वास आया है लोगों का, वो भी एक बहुत चिंता का विषय है, हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा है। सर जी, ये बहुत बड़ी वजह है, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी वजह है। और इसमें इसको मैं वैश्विक कारण नहीं कह के, मतलब वर्ल्ड इफेक्ट्स नहीं कह के, इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी को कहूंगा कि हमारी सरकार को इस पॉलिसी पर माइक्रो लेवल पे ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं बताना है कि इंडिया, मतलब सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारी सरकार की कितनी तारीफ हो रही है। हमें जबकि ये जानना है कि रियल सेंस में जो भारत का एक एक निवासी है, जो हमारी 140 से 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो आपके कार्यप्रणाली से किस तरह से संतुष्ट है और आपकी कार्यप्रणाली और आपकी योजनाओं का उनको रियल सेंस में क्या फायदा मिल रहा है। आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया की सरकार जाके न्यूयॉर्क में क्या कर रही है, कितनी तालियां बजवा रही है। आम आदमी को ये चाहिए कि जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो उसकी ग्रॉस एनुअल इनकम है, जो उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज है, और उन सारी चीजों के बाद में ये डॉलर उसको कैसे इंपैक्ट करता है सर, कि डॉलर जैसे ही बढ़ता है या रुपया जैसे ही कमजोर होता है, हमारे पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीजों में फर्क पड़ता है। बिल्कुल सिर्फ इस पड़ता है। पे फर्क पड़ने से आप देखिए 80% आम आदमी की जरूरतें इफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक इंडिया से जा रहे हैं, इंडिया से क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे? उन्होंने इंडिया में पैसा लगाया है आज से 10 साल पहले, जब डॉलर 60 रुपए हुआ करता था। वो आए अपना रुपया लेके, और आज की डेट में वो जा रहे हैं, उस 60 रुपए का उनको 88 रुपीज मिल रहा है। विदाउट डूइंग एनीथिंग, दे आर एनकैशिंग डॉलर एंड दे आर मिंटिंग गुड मनी। So this is again very big reason
why investors are leaving India. Rather, they will come back. They will come again to India, but again with a bigger arbitrage of the funds. कि भाई हाँ, इंडिया का मार्केट को हम किस तरह से मिंट कर सकें। तो मेरा तो सरकार को और इकोनॉमिक उन एक्सपर्ट्स को हमेशा सुझाव रहता है कि क्या हमारी पॉलिसियां, क्या हमारी नीतियां सिर्फ उनको कमाई देने के लिए बनी है या डोमेस्टिकली हमारे अपने जनता को, हमारे निवेशकों को कमाई देने के लिए बनी है। आज म्यूचुअल फंड में चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे विदेशी निवेशकों को प्रॉफिट हो रहा हो, सबसे पहले तो ये एनालिसिस करें कि वो प्रॉफिट इंडिया में कितना रिटेन हो पा रहा है। सारा का ये सारा भी एक पैसा बहुत अगर बड़ी इंडिया बात से बाहर जा रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को उसमें क्या मिल रहा है बॉस? I always say सर। that we are sitting on reserves, whether it is minerals, mines, or whatever. But if these are exploited and getting exported, then what we are getting? We are just getting one-time money, but no development for next 20 or 30 or 50 years. So what India need is a development for next 3 decades, 5 decades. वो वाला प्लान होना चाहिए। हमारा प्लान कभी ये नहीं होना चाहिए कि विदेशी निवेशक आए, 2 साल इंडिया में रुके, अपने पैसे को 1, 2, 3, 4, 5 गुना किया और वापस चले गए। लोग, मतलब हमारी जनता उनसे भ्रमित होकर इन्वेस्टमेंट करने लग जाती है। वो अपना माल बेच के चले जाते हैं और हम 52 वीक हाई पे नए नए शेयर्स खरीद कर अपना लॉस बुक कर रहे हैं बिना कोई कारण से। क्या इनकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा सर, अभी जो कंपनीज हैं उनकी भी बैलेंस शीट अब आने लग गई है और बहुत सारी कंपनियों को भी घाटा है, काफी घाटा नजर आ रहा है। हमारे आज जीडीपी के तिमाही के भी नतीजे आएंगे, जीडीपी जो रेट है उसको लेकर के भी बहुत चिंताएं हैं। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी है हमारी वो थोड़ी कमजोर हुई है और आगे ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। तो ये भी एक बहुत चिंता का कारण हो गया है। सर, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है और इस कारण का जो, इस बीमारी का जो समाधान है, मेरे हिसाब से वो सब कुछ गवर्नमेंट की शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में मीडियम टर्म नीतियों पे डिपेंड कर रहा है। शॉर्ट टर्म वी आर वेरी गुड कि हम ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे रही है, और वेरी लॉन्ग टर्म वी आर वेरी गुड, बट द मीडियम टर्म वी आर लैकिंग समवेयर। बिकॉज इंडिया डोमेस्टिकली सो कैपेबल, हमारी इंडस्ट्रीज बड़ी अच्छी है, हमारे पास माइंस, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा भंडार है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बड़ी अच्छी है, कैपेबिलिटीज बड़ी अच्छी है। आज अमेरिका में आप देखेंगे तो स्किल्ड मैन पावर मैक्सिमम इंडिया से जा रही है। यूरोप में आप देखेंगे तो इंडियंस जाके वो जो काम कर रहे हैं वो वहां के लोकल लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत का जो टैलेंट है वो यूरोप और अमेरिका जाके परफॉर्म कर पा रहा है और भारत में उसको इटसेल्फ कोई ग्रूमिंग नहीं मिल रही है? तो ये सारी जो नीतियां हैं, बेसिकली देखिए, मैन पावर जब मजबूत होगा, इंटेलेक्चुअल बेस जब मजबूत होगा और स्किल डेवलपमेंट मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी मजबूत हो जाएगी। तो बैक एंड फैक्टर्स आर ऑलवेज रन मेकर्स फॉर द फ्रंट एंड रिजल्ट्स। तो हम सिर्फ सेंसेक्स को या जीडीपी को देखें, इसके साथ साथ ये एनालिसिस करना चाहिए कि इनके पीछे का क्या बेस है, कैसे ये सेंसेक्स ऊपर बढ़ता है या कैसे जीडीपी ग्रोथ होती है। उसके पीछे वाले फैक्टर को मीडियम टर्म में सरकार को बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। सर, अब बात करते हैं अब जनता क्या करे। जो हमारा द रेड माइक के लॉयल व्यूअर्स हैं और लाखों लोग हमें हर रोज देखते हैं, वो जो परेशान है, और बहुत लोग कह रहे थे कि मार्केट जिस तरीके से आज पूरे दिन, जैसे आपने कहा, गूगल पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग परेशान है। और जैसे हमने कहा, हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा पैसा जो सेविंग है उसको मार्केट में लगा दो, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। कैसे वो लोग जो है चिंता मुक्त हों, बहुत तकलीफ में। और आप जहां जाएंगे, चाहे आप जिम जाएं, पार्क जाएं, मॉल जाएं, कहीं जाएं, लोग मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब सब मायूस हो रखे हैं, और खासकर आम लोग जो जितना नहीं, वो एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन वो थोड़ा जैसे शॉर्ट टर्म फायदा, आज ये जा रहा है ऊपर तो ये ले लो, इसको बेच दो, मतलब उतना दूर दृष्टि नहीं है और ना उतना पैसा है कि इन्वेस्ट करके छोड़ दिया उन्होंने। उनके लिए क्या सुझाव है? सौरभ जी, बड़े लाइटर मूड में मैं एक बात चालू करना चाहूंगा कि हमारे दलाल स्ट्रीट में या साउथ मुंबई में कहते हैं कि जब आपका पान वाला या सिगरेट वाला आपसे शेयर्स की बातें करने लग जाए, मतलब समझ लीजिए मार्केट ने टॉप मार दिया है। सो बुल रन इज एट टॉप व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वो 92 में प्रॉब्लम थी, ना 2000 में थी, ना 2008 में प्रॉब्लम थी। ये तो एक साइकिल है और साइकिल का मतलब ये ऊपर आया जो नीचे जाएगा और जो नीचे जाएगा वो वापस ऊपर आएगा। बट यस, सेक्टरल स्टडी हमको बड़ी परफेक्टली करनी चाहिए।
इंडिया में एक टाइम वो फेज आया था कि जब एक्स कंपनी चल रही थी, दूसरे टाइम में आया आईटी कंपनी चल रही है, तीसरी बार आया एनबीएफसी कंपनी चल रही है, इस बार की तेजी में पीएसयूज बड़े जोरदार चले। हमें ये देखना है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कौन से हैं, whether it is domestically consumed and domestically produced, or those are dependent on global aspects. So I suggest to retail investors कि अपना पैसा उन कंपनीज में लगाएं जो आज की डेट में भी, अभी आप देखेंगे 31 मार्च के बाद जैसे जैसे कंपनियों के रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, लास्ट क्वार्टर के और उसके बाद एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, एक बार इन्वेस्टर को बैठकर अपने पैसे को सट्टे की तरह या ट्रेडिंग की तरह नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की तरह लगाने के पहले आज एक छोटा सा प्लॉट या छोटा सा फ्लैट लेते हैं, उसके पूरे चैनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, पिछला बायर कौन था, हाउसिंग सोसाइटी क्या थी, उसकी एनओसी है या नहीं है, करते हैं ना हम रजिस्ट्रेशन करवाने के पहले। तो उसी तरह शेयर्स का जब आप परचेज करते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप उस शेयर्स का अपने नाम जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपने डीमेट अकाउंट में, उसके पहले आप थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी कर लें कि ये कंपनी किस चीज का व्यवसाय कर रही है, इसके पिछले 5 साल या 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। बड़े सिंपल चीजें हैं, लोग कहते हैं कि हम फाइनेंस नहीं समझते, हम कॉमर्स वाले नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, हम कैसे जज करें। अरे बड़ी कॉमन सी चीज है, मैं मार्केट में जाता हूँ या मैं घर बैठा हूँ, मेरा बच्चा अगर कुछ फूड ऐप से डिलीवरीज मंगवा रहा है और रोज वो आ रही है, तो मुझे लगता है अरे बाबा ये धंधा तो चलने वाला है। जब मैं फ्लाइट बुक करवा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ऐप से बुक करवाता हूँ और मुझे लगता है कि इनको कुछ नहीं करना, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है और जितनी बुकिंग होनी है उसमें से एक पर्टिकुलर इनको कमीशन या इनको अपना एडवाइजरी फीस मिल जाता है, ये धंधा भी चलने वाला है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है कि डॉलर कहाँ जा रहा है या टैरिफ वॉर क्या हो रहा है। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन बिजनेस की बेस्ट लिस्टेड कंपनीज को हमें देखना चाहिए। आप मार्केट में देखेंगे कि अच्छी कंपनियां हमेशा 15 से 18 से 20% की CAGR over the year 20 or 30 years, including of dividend yield, including of rights issue, including of the bonus issue, including splits and all those things, सारा कुछ आप मिला लें तो वो वैसा देती है। जिस तरह से कि हम पैसा डालते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए SIP मोड में, अरे म्यूचुअल फंड में पैसा किसी का है, आपका रिटेल इन्वेस्टर का ही तो जा रहा है। क्योंकि मार्केट बड़ा कंफ्यूज्ड वे में सोशल मीडिया पे संदेश भेजता है कि अच्छा रिटेल इन्वेस्टरों को बड़ा नुकसान हो गया, म्यूचुअल फंड तो बड़े ठीक है, या म्यूचुअल फंड को नुकसान हुआ, इन्वेस्टर को नुकसान है। म्यूचुअल फंड में पैसा किसका है? इन्वेस्टर का ही तो पैसा है म्यूचुअल फंड में। बिल्कुल। सो द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जस्ट डिफरेंट, देयर दे कम इन अ इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट एंड वी गो इन अ रिटेल इन्वेस्टमेंट सेगमेंट। मेरी आज भी राय यही है, बिल्कुल पैनिक ना करें। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक्स अपने क्लब फ्रेंड्स के कहने से या जिम फ्रेंड के कहने से या पान वाले से या सिगरेट वाले के या रेस्टोरेंट वाले के कहने से ले लिए हैं, तो उनमें तुरंत ही लॉस बुक कर लें या जिस भाव पे निकलना हो उस भाव पे निकल जाएं। फिर आराम से बंद कमरे में एक बार बैठे, अपनी खुद की लिस्ट बनाएं। बी पोर्टफोलियो मैनेजर टू योर ओन मनी। अपना पैसा किसी को देने के पहले खुद 10 बार उस पैसे का इन्वेस्टमेंट मोडस ऑपरेंडी जज करें, क्योंकि पैसा आपका है, घाटा या नुकसान दोनों आपका है। आज आपको किसी ने बता दिया कि यार ये कंपनी कल 2 रुपए थी, आज 2 रुपए 20 पैसे हो जाएगी, परसों 2 रुपए 40, मतलब एवरी डे इट इज 10% इंक्रीजिंग। पर जब उसमें नीचे का सर्किट लगना चालू होता है, आप माल बेच नहीं पाते हैं, तो आप जाके किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। सो व्हाट आई सजेस्ट इज अपने सराउंडिंग में ऐसे बिजनेसेस ढूंढिए जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में विदाउट एनी ग्लोबल इंपैक्ट परफॉर्म करने लायक है। उनकी लिस्टेड कंपनीज ढूंढिए, उनका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और आप पाएंगे कि आप रियल सेंस में एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लायक हैं। एंड अगेन वन मैसेज गोज दैट बाय राइट एंड सिट टाइट, ये मेरी टैगलाइन है। एकदम सही खरीद लें और शांति से बैठ जाएं। वो पैसा मतलब वो ये शेयर्स आपको अपने आप कमा के देगा। इट बिकम्स योर चाइल्ड कि हाँ 8-10 साल तक जब आप उसको नर्चर करते हैं तो उसके 10 साल के बाद वो आपको कमा के देने लगता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, पैनिक मत करिए। और खास एक और बात ये है कि नेताओं की बातें ना सुने। योगेश जी बिल्कुल जैसे नहीं, लोग जो बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट है वो सुने। मोदी जी कह गए कि मार्केट जो है तोड़ देगा, और अभी देखिए एक हफ्ते के अंदर क्या होगा, ये सब सारी बातें हैं। उन बातों पर यकीन ना करें, कोई एक्सपर्ट नहीं है मार्केट का। मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको सुने और पैनिक ना करें, क्योंकि जो खोना है आप खो चुके हैं, और ना खोएं। जो आपके पास बचा है उसको उसको बचाकर कैसे रखना है और उसमें रिकवरी कैसे करनी है, उस बारे में सोचें। तो थोड़ा सा सोच समझ करके समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम यही कह सकते हैं। योगेश जी थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया अपने बिजी स्केड्यूल से निकाल कर, ताकि रेड माइक के दर्शकों को हम बता सकें कि मार्केट जो लहूलुहान और हाहाकार जैसे लफ्जों का प्रयोग किया जा रहा है वो क्यों है, और आगे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर बिरला। थैंक यू सुदेव। थैंक्स।